असल में ना 12th क्लास फिजिक्स का पेपर आता बड़ा इजी है, लेकिन आप उस पेपर को खुद हार्ड बनाते हो। पता है क्यों? देखो डेरिवेशन आपके पढ़े हुए होते हैं, थ्योरी आपकी पढ़ी होती है, लेकिन न्यूमेरिकल हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस हो। आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है ना, तो लगभग न्यूमेरिकल भी आपके पढ़े हुए आते हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल जो आउट ऑफ सिलेबस है वो आप कैसे कर पाओगे जो आपने पढ़ा ही नहीं है कभी? तो ऐसे न्यूमेरिकल को सोल्व करने का आज ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि अगले 10 साल तक कभी भूल नहीं पाओगे। तो आज कवर करेंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले जिनसे पेपर में न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, बस फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, कोई फॉर्मूला छोड़ना नहीं है। और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी मैं तुम्हें देखो कैसे बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं चैप्टर लेता हूं फर्स्ट, बेजोद आवेश और क्षेत्र, और सारे के सारे फॉर्मूले उस चैप्टर के आज मैं लिखवाने वाला हूं जिनसे न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, वो बिना याद करे कुछ होने वाला है नहीं। इंटेलिजेंट वही जो हर एक फॉर्मूला, हर एक डेरिवेशन याद करे। देखना आप 100% मैक्सिमम मार्क्स लाकर पास हो गए आप। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं। चैप्टर कौन सा मेरे पास? भैया पहला चैप्टर मैं ले रहा हूं। देखो ध्यान देना, हर चैप्टर के मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, हर चैप्टर वाइज चैप्टर। पहला है मेरे पास वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये भैया पहला चैप्टर है मेरे पास फिजिक्स का, 12th क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर है मेरे पास, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके ठीक है सर, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। डरोगे तो नहीं? अबे डरोगे तो नहीं न्यूमेरिकल से? अच्छा, कभी पहला न्यूमेरिकल यानी कि कभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ Q बराबर NE, Q बराबर NE। ये वो फॉर्मूला है जिससे हर साल एक न्यूमेरिकल आते आता। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, Q बराबर NE से आपको एक ना एक न्यूमेरिकल पक्का मिलेगा। फिलहाल डेरिवेशंस का नहीं आता है, यानी कि थ्योरी इसके नहीं आती है, लेकिन न्यूमेरिकल पक्का मिलता है इसका हर साल। Q बराबर NE का Q क्या है? यहाँ पर आवेश होता है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर फंडामेंटल चार्जेस इज वैल्यू इज 1.6 मल्टीपल 10 टू द पावर -19 कूलम, -19 कूलम। इस लाइन पे फोकस करना ठीक से, तो इससे एक न्यूमेरिकल पक्का आता। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई 1 कूलम अवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप क्या बताओगे? 1 कूलम अवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं यार? 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये पेपर में पूछ लेता। अगर किसी वस्तु पे धन आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कम होंगे? चलो जल्दी बताओ फास्ट। अगर किसी वस्तु पे ऋण आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या कम होंगे? कमेंट में बताओ जल्दी फास्ट करके एकदम। ठीक है, तो Q बराबर कितना मेरे पास NE, ये फॉर्मूला याद कर लो। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल फंसेगा पक्का। ठीक है, और अगर तुम्हें लगे कि यार E का मान यानी कि N का मान दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी होती है, आवेश का मान दे रखा है और N का मान निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बस क्वेश्चन जमा के आना। Q का मान लिख देना, क्वेश्चन जमा के आना, फॉर्मूला लिख देना। भले ही अगर तुमने उसका अगर तुमने हल करा है और कला जो आपने हल करा है, अगर वो थोड़ा बहुत गलत भी हुआ लास्ट में आके, लेकिन फॉर्मूले पे फिट है आपका, तो भैया आपको नंबर मिलेंगे, नंबर मिलने वाले हैं आपको इस फॉर्मूले से। Q बराबर NE से बढ़िया करके याद कर लो ठीक से। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है मेरे पास? अगर मैं इस चैप्टर का सेकंड फॉर्मूला लूं तो सेकंड फॉर्मूला बताएगा मुझे कूलॉम का नियम। क्या बताएगा बेटे मुझे? कूलॉम का नियम। ठीक है सर, कूलॉम का नियम। अच्छा ये बताओ बेटे, ये कूलॉम का जो नियम होता है, इस कूलॉम के नियम को आप एक फॉर्मूला दिया था कूलॉम के नियम ने, कूलॉम का नियम। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि यार कूलॉम का नियम सुनाओ, तो आपका क्या आंसर होगा? यार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या है? कूलॉम का नियम है। और बच्चे जब भी मैं पूछ लेता हूं ना किसी से कि भाई कूलॉम का नियम सुनाओ, तो थ्योरी सुनाने लगता है। मैं थ्योरी सुनाने की क्या जरूरत है जब फॉर्मूला आपको याद है तो, क्योंकि पूरी की पूरी थ्योरी इस फॉर्मूले से बनी होती है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या है? कूलॉम्स लॉ है। अब लगा लो अंदाजा भैया, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ध्यान देना है आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। जितने फॉर्मूले आएंगे आज सब फॉर्मूलों का धुआं निकाल लेंगे इस लेक्चर में। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। F क्या है? बल है, Q1 Q2 आवेश है, R क्या है? डिस्टेंस वेट बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, अब चार्जेस लाइक हो सकते हैं या अनलाइक हो सकते हैं, मतलब समान आवेश हो सकते हैं या असमान आवेश भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कूलॉम का नियम क्या है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर पेपर में लग रहा है कि यार इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आया है, तो फॉर्मूला ठोक के आओ, लगा के आओ फॉर्मूला, मान फिट करके आओ, आराम से नंबर मिलेंगे आपको। किसने कहा नंबर नहीं मिलने वाले? नंबर मिलेंगे आपको यार, क्यों नहीं मिलेंगे? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। कूलॉम का नियम याद कर लो और आगे भी काम में आएगा अभी। ठीक है, अच्छा ठीक है साहब, चलो थर्ड फॉर्मूला मैं याद करने वाला हूँ आपको। थर्ड फॉर्मूला कौन सा होगा? थर्ड फॉर्मूला याद करो। चलो साहब, थर्ड फॉर्मूला ये बताओ, बल का मात्रा क्या होता है? बल का मात्रा होता है न्यूटन। ठीक से याद कर लो, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बीमा क्या होती है? MLT T-2। ये जो बीमाएं होती है ना, बल की बीमा से काफी बीमाएं निकल जाती है, ध्यान देना लाइन पे। तो थर्ड फॉर्मूला मेरे पास, चलो ये तो आ गया कूलॉम का नियम है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। एक फॉर्मूला और भी है,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नोट, E बराबर F अपॉन क्यू नोट। ये क्या है? ये है बेटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। जहां मैं बता दूं आपको कि मेरे पास F जो है ना वो भैया फोर्स होता है, और जो मेरे पास क्यू नोट है ये मेरे पास परीक्षण आवेश होता है। क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है। अरे यार सर इसके बारे में तो पता ही नहीं था मैं। और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, वो बालक जो कि भैया बहुत बहुत दूर रह के पढ़ नहीं पाते हैं, काम काज कर रहे हैं, और भैया आके एग्जाम में बैठ गए, 10-12 फॉर्मूला याद करे, वही एग्जाम में बैठ गए, वही फॉर्मूले इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर लिख के आ रहे हैं, और नंबर भी अच्छे खासे ला रहे हैं। और तरीका उनका ये होता है क्योंकि उन्हें पता है कि फेल होने के चांसेस हैं, तो वो फॉर्मूले याद कर लेते हैं। जहां भी लगा कि यहाँ ठोक दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला 10 बार लगाते हैं कॉपी में, वो लगा देते हैं फॉर्मूले। अब भैया एग्जाम में जरूर क्या चाहिए? मैंने लिया यार फॉर्मूला, मतलब कुछ तो याद करा है, नंबर तो मिलेंगे, जगह जगह कर करा के 23 नंबर वो दे देता उनको। कुछ बच्चे तो इतने खतरनाक वाले होते हैं कि न्यूमेरिकल की भी थ्योरी लिख के आए हैं कि 5 गुणा 2 बराबर 10 होगा। ये लगा लो आप अंदाजा। कुछ की कॉपी तो ऐसी लिखी हुई मिलती हैं कि न्यूमेरिकल भी थ्योरी बना देते हैं उसको भी। आगे देखो जरा, तो F क्या है मेरे पास? बल है। क्यू नोट क्या है मेरे पास? परीक्षण आवेश है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, 3 फॉर्मूले मेरे पास हो गए। अच्छा, इस चैप्टर का एक फॉर्मूला और बचा कुछ आया अभी, जो कि बड़ा सताता है इंसान को। वो फॉर्मूला है मेरे पास भैया P बराबर Q इंटू 2L, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अरे यार इससे तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन बताऊं जो इस साल पेपर में आने वाला है। वो क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन, सोल्व करना खुद से घर से अभी, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, रट लो, याद कर लो ठीक से, है ना। F बराबर Q इंटू 2L, F बराबर Q इंटू 2L। चलो साहब, एक फॉर्मूला ही हो गया। यहाँ पहचानो कि P क्या है, यहाँ पहचानो कि भाई P क्या है। जहां P क्या है भैया, यहाँ जहां P क्या, जहां P जो है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जहां P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप सब लोगों ने पूरा सिलेबस कवर कर रखा होगा, बस मैं वो लिखवा रहा हूँ जो भैया मेनली फॉर्मूले हैं। P क्या है मेरे पास? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक क्या होगा? कूलम्ब मीटर होगा। बीमा क्या होगी इसकी? जरा मुझे बताओ। LTA होगी। भैया बहुत सारी चीजें याद करो बड़े करके। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू क्यों होती है, ये सब पढ़ लो, छोड़ो मत, ठीक है। तो ध्यान देना, जहां P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 100% गारंटी है यार बिल्कुल कि आप थ्योरी डेरिवेशन पेपर में करके आओगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल होता है ना बच्चा, उसमें फंस जाता है। आप भी देखना न्यूमेरिकल में फंस जाओगे, आप कहीं न्यूमेरिकल ऐसा आ जाएगा जो घुमा देगा तुम्हारा दिमाग भी, क्योंकि हो सकता है न्यूमेरिकल आउट ऑफ सिलेबस आए, लेकिन अधिकांश न्यूमेरिकल तो भैया पढ़े हुए आते हैं, बेस पे आधारित आते हैं कि भैया आपने क्वेश्चन पढ़ा तो जैसा आएगा आपका जरूर, लेकिन ये नहीं कि वही आएगा, उस जैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये जो इतने फॉर्मूले लिखवा रहा हूं पर चैप्टर वाइज चैप्टर, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। याद करो ठीक से, याद करो ठीक से, और जितना याद करोगे उतना तुम्हें फायदा मिलने वाला है। तो P बराबर क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है साहब, चलो P बराबर Q इंटू 2L हो गया, हो जाएगा फॉर्मूला याद। एक और है, एक और फॉर्मूला मुस्कुरा रहा है देख देख के इस फॉर्मूले को कि भैया मुझे भी तो लिखो, मैं भी तो हूं। तो ये है मेरे पास बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण टो बराबर कितना होता है मेरे पास? I यानी के PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, टो बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद करो। क्यों भैया ऐसा छोड़ना हो रहा है मुझे? टो बराबर PE साइन थीटा। अच्छा जरा मुझे आप ये बताओ, खुद से बताना दिमाग लगा के, कि जो ये थीटा है, अगर ये मुझे बल आघूर्ण का मान अधिकतम करना है तो थीटा का मान मैं कितना लूंगा भैया? अगर मुझे ये टो जो है यानी कि बल आघूर्ण अधिकतम करना है तो मुझे थीटा कितना लेना होगा? जरा मुझे जल्दी बताओ। थीटा का मान लेंगे हम 90, कितना लेंगे हम? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का अधिकतम मान होता है। साइन 90 से अधिकतम मान होता ही नहीं है, मतलब साइन 90 का मान 1 होता है, और साइन 90 का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है, वो साइन 90 में होती है। इससे ज्यादा मान होता ही नहीं है कभी भी। इसका आपको इसे भी सारणी उठा के देख लो, अगर साइन का मान कभी भी तुम्हें लग रहा है 1.2 1.3 आ रहा, तो ये इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता। साइन 90 जो का मान होता है 1, और यही उसका मैक्सिमम वैल्यू होती है। आगे देखते हैं, बल आघूर्ण टो बराबर PE साइन थीटा, इसको बोलते हैं टो। जिन्होंने ना पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, फॉर्मूलों को याद कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टो। टो क्या मेरे पास? बल आघूर्ण है। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये E क्या है मेरे भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और P क्या है मेरे पास? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो भैया ये टो क्या है? फिर ये भी कहेगा यार मुझे बताओ टो क्या है? लिखा हुआ है बल आघूर्ण, या बोलते हैं इसको बल युग्म का आघूर्ण। या तो बल आघूर्ण बोलोगे या बोलोगे आप इसको बल युग्म का आघूर्ण। तो टो बराबर मेरे पास कितना आ गया? PE साइन थीटा।
समझने की कोशिश करो फॉर्मूले को भाई। ये फॉर्मूले वो हैं जो तुम्हें नंबर दिलवा कर जाएंगे, तुमसे न्यूमेरिकल सोल्व करवाएंगे। अगर ये फॉर्मूले आप याद नहीं कर पाते हो ना तो समझ लेना कुछ याद नहीं करा। और फिजिक्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर तुम्हें ये डिफिकल्ट लग रहा है, हार्ड लग रहा है या बोरिंग कर रहा है तो आपको पढ़ाने वाला टीचर सही नहीं है। जहां भी आप पढ़ रहे हैं मेहनत करके पढ़ो। इसके बाद देखो जरा आगे, व लगून टो बराबर पी साइन थीटा। ओके चलो साहब, ये कुछ फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। चलो गॉस की प्रमेय में आ गए हम। गॉस की प्रमेय में आ गए। गॉस की प्रमेय में किसी को याद है? हाँ यार याद है। अबे इतने समय से पढ़ रहे हैं, गॉस की प्रमेय में तो याद होगी। तो भैया गॉस की प्रमेय यानी कि एक तार आता है, दूसरा मेरे पास चादर आती है, प्लेट आती है और मेरे पास गोला आता है। गॉस की प्रमेय के आधार पर, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का व्युत्पन्न आता है। 5 टॉपिक में से हर साल एक टॉपिक आता है, आपको पढ़ लेना। तार पिछले साल आ गया, तार पिछले साल आ गया यार। इस बार चांस है चादर के या फिर गोले के। गोले की एंट्री हुई है, पिछले 2 साल से गोला हटा दिया गया था, ठीक है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से गोला हटा दिया गया था, तो गोले की एंट्री हुई है। तो मतलब पेपर में भी हो सकता है कि गोले की एंट्री हो जाए। तो इसलिए गोला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना है। असल में लोग इसको छुड़वा देते हैं कि यार इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको, लेकिन गोला वो या नंबर दिलवा के जाएगा आपको, क्या पता पेपर में फंस जाए। इसलिए पढ़ लेना। एंट्री मारी है तो हो सकता है कि पेपर में भी एंट्री मार दे, तो पढ़ के जाना गोला, ठीक है। तो बल अगुण टो बराबर क्या है मेरे पास? पी साइन थीटा, ठीक है भाई। इसके बाद में मेरे पास एक न्यूमेरिकल गॉस की प्रमेय आती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया इससे न्यूमेरिकल कभी पूछा नहीं आता पेपर में, बहुत कम ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन काम की चीज है, चीज काम की है, ठीक है। फाई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? फंस गए। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की, जोर से एक बार बताओ, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर किसी को याद नहीं हो रही है तो जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लेना, ठीक है। फाई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके अच्छा ठीक है भाई। ये जो फाई है, ये जो देख रहा है ना फाई क्या है यहाँ पे, ये फाई क्या है मेरे दोस्त? ये फाई जो होता है भैया वो मेरे पास वैद्युत फ्लक्स है। अरे सर क्या बता रहे हो आप, ये वैद्युत फ्लक्स है? हाँ सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं। अरे यार ये तो भैया चैप्टर का बेस है, आधार है वैद्युत फ्लक्स। तो फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। मौके को देख के चौका मारो, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है मेरे पास? इसका मात्रक क्या होता है? गलत हो गया। इसका मात्रक क्या होता है बेटे? दो मात्रक होते हैं इसके। एक मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और एक मात्रक होता है इसका वोल्ट गुणा मीटर। वोल्ट गुणा मीटर, 2 मात्रक ये वाले होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया मेरे पास वोल्ट गुणा मीटर और एक हो गया तुम्हारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक बार पेपर में पूछ लिया गया था कि वोल्ट गुणा मीटर किसका मात्रक होता है, तो भैया वो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। और आपको भी यही बताना है कि ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। बात पर अटल रहना है, आंधी आए तूफान डले कुछ भी हो, लेकिन अपने मात्रक पे तुम अटल रहना कि वोल्ट गुणा मीटर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। नहीं साहब, वोल्ट गुणा मीटर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता ही होता है। इसके बाद देखो जैसे करके बल अगुण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। जो भाई साहब देख रहे हैं ना हमें, इनका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। चलो साहब एक फॉर्मूला और बचा कुछ आया इससे, जिससे न्यूमेरिकल पूछ लेता है। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या तुम्हारे पास? क्षेत्रफल है। तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर से, और बिल्कुल इजी सवाल होता है। आपको ई वेक्टर का मान दे रखा होगा, ए वेक्टर का मान दे रखा होगा, बस गुणा करके इसका आंसर लाना होगा। और ध्यान देना कि अगर उन्होंने एक्स वाई तल पूछ लिया तो एक्स वाई छोड़ दोगे, जेड ले लोगे। उन्होंने दे दिया भैया जेड एक्स तल तो वाई ले लोगे, जेड एक्स छोड़ दोगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? कंप्लीटली इसको स्टडी कर सकते हो पहले चैप्टर को। तो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करने बड़े जरूरी हैं। अगर फॉर्मूला याद ना हुए तो कुछ नहीं याद नहीं होगा, ध्यान देना है। इसलिए फॉर्मूले दबा के याद करो, जितना हो सके उतना फॉर्मूला याद कर लो। एक फॉर्मूला और रह गया इसमें, आपने पढ़ा होगा भी तार वाला फॉर्मूला। ध्यान देना बेटे, तार वाला फॉर्मूला, तार वाला फॉर्मूला यानी कि सूत्र। ध्यान देना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। कभी कभी यार इससे भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। E बराबर 1/4 पाई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। अब ये लैम्डा क्या है यहाँ पर? लैम्डा भी तो अपना जलवा दिखागा, सबका जलवा चल गया, लैम्डा भी अपना जलवा दिखागा। यह रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व क्या है बेटा? ये रैखिक आवेश घनत्व। जरा ध्यान देना है, ये जो मेरे पास रैखिक आवेश घनत्व है ना लैम्डा, इसका मात्रक होता है तुम्हारे पास कूलाम प्रति मीटर। क्या मात्रक होता है इसका? कूलाम प्रति मीटर मात्रक होता है। कभी कभी पेपर में ये ई का मान दे रखा होता तो लैम्डा का मान पूछ लेता, कभी कभी लैम्डा का मान दे रखा तो ई का मान पूछ लेता। तो भैया ये सारे फॉर्मूले हैं जिनसे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। अच्छा एक फॉर्मूला और बचता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इस फॉर्मूले को छोड़ना नहीं है, इसमें से बस हमें क्या कर देना है बेटे? आर हटा देना है। एक क्यू आर ऐसे रहने देंगे, बस Q2 हटा देना, बाकी सब का सब फॉर्मूला। तो वो आता तुम्हारे पास
फॉर्मूला, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ध्यान देना। चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, कर दूँ इसको स्क्वायर कर दूँ भाई, कर लोगे इतना कवर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इरेज करने वाला हूँ इसको। ठीक है साहब, चलो इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, क्योंकि इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम भी नहीं है भाई, वीडियो भी बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन भैया समझ में आ जाए, फॉर्मूले याद हो जाए तो कमेंट जरूर करना कि सर आज जो है भैया हमारे फॉर्मूले याद हो गए पहले चैप्टर के। ठीक है, तो पहले चैप्टर के फॉर्मूले नोट करते रहो बढ़िया करके, और न्यूमेरिकल देख लेना बढ़िया करके यार, जमा का आना क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी हो जाए। चलो देखो साहब आगे जरा, इसके बाद जो है ना, ये देखो, एक बिंदु आवेश के कारण, कई बार इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, लाइन पे फोकस करें आप। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर, ठीक है भाई, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बात है सर, क्षेत्र की तीव्रता, क्या फॉर्मूला लिख दूं मैं, किसको याद है फॉर्मूला, आसान मेरे याद है, देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद करो बढ़िया करके, ये वाला भी, ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लो, काम में आएगा अभी। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। Q का मान दे रखा होगा, Q क्या आवेश है, R का मान दे रखा होगा, इसका मान तो तुम्हें पता ही है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 पूरे का। इस पूरे का मान कितना होता है, इसको भी याद कर लेना ठीक से कि भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है, प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो ये मेरे पास पहले चैप्टर के सारे क्या थे, फॉर्मूले थे, और यही फॉर्मूले आपको सही करके याद कर लेने हैं। मजा तो तब आएगा पढ़ाई का जब हर एक न्यूमेरिकल, यानी कि हर एक फॉर्मूले से 2-2 3-3 न्यूमेरिकल आप करोगे, तब मजा आएगा पढ़ने का। और ऐसे ही आप करके देखना, आप क्वेश्चन लिखना, मतलब अपने मॉडल पेपर में या जो भी आपके पास बुक है उससे क्वेश्चन देखना, 2-3 क्वेश्चन करते रहो बार बार इन्हीं फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूले भी याद होंगे और न्यूमेरिकल भी होंगे, फॉर्मूले भी याद होंगे और न्यूमेरिकल भी याद होंगे, लेकिन ये करने से होगा, आपके मेरे बताने से नहीं होगा। जब तक घर पे खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है। ये सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप कहीं पढ़ लो, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आने वाला। इंटरेस्ट लाओ, इंटरेस्ट जगाओ पढ़ाई में। देखो इसके बाद में जरा ठीक से चैप्टर नंबर मेरे पास सेकंड आ जाता है। पहला चैप्टर मेरे पास हो गया है, ठीक है, नाम डाल लेना पहला चैप्टर का। तो चैप्टर मेरे पास सेकंड है वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है बेटे, वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है साहब। चलो वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत विभव का फॉर्मूला जिससे कि न्यूमेरिकल बहुत कम पूछा जाता है। मेनली वो न्यूमेरिकल जिससे न्यूमेरिकल, यानी कि मेनली वो फॉर्मूला जिससे न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस ज़्यादा होता है। अच्छा, विभवांतर का फॉर्मूला याद है किसी को विभव का, ठीक है, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है बेटा इसका मात्रक, विभवांतर का या विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर आए तो भी मत घड़वाओ, ये विभवांतर हो गया, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये एक पॉइंट पे होता है, ये 2 बिंदुओं के बीच होता है, इसमें क्या सके यार, सबके मात्रक बीमा सीमा सब समान होती है, सबके मात्रक बीमा सीमा सब समान होती है। कौन सी राशि है मेरे पास मेरे दोस्त, अदिश राशि है। मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि तुम याद कर लो। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अच्छा W क्या है, हाँ W मेरे पास वर्क है, क्या है मेरे पास कार्य है। W मेरे पास कार्य है तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब इस वोल्ट को जूल प्रति कूलम भी लिख सकते हो। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि यार जूल प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि यार जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है। जूल प्रति कूलम मात्रक होता है किसका, विभवांतर का या विभव का जूल प्रति कूलम मात्रक होता है। ध्यान देना है, वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम भी होता है, ठीक से देख लेना, ठीक है। तो वोल्ट जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। ऐसे करके याद क्या करो यार, जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। और यार याद हो गया, बस सिंपल सी बात है यार। तो दिमाग इंटेलिजेंट करो, समझने के लिए चाहिए होता है हमें दिमाग। ऐसे ही भैया एक बार जब किसी इंटरव्यू में एक स्टूडेंट इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू वाले ने स्टूडेंट से पूछ लिया, पहले आप ये बताओ भैया आपसे 5 इजी क्वेश्चन पूछे या आप एक हार्ड क्वेश्चन पूछे। तो लड़के ने आंसर दिया, सर एक हार्ड क्वेश्चन पूछ लो। कितना इंटेलिजेंट होगा, बोला सर 5 इजी क्वेश्चन मत पूछो मुझसे, एक हार्ड क्वेश्चन पूछे। ठीक है भाई, इंटरव्यू वाला बोला ठीक है चलो एक हार्ड क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। तो उसने पूछ लिया कि दिन पहले होता है या रात पहले होती है। ध्यान देना, एक क्वेश्चन की बात हो रही है, दिन पहले होती है या रात पहले होती है। तो भैया स्टूडेंट ने आंसर दिया सर दिन पहले होता है। तो इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया क्यों, तो स्टूडेंट बोला सर ये सेकंड क्वेश्चन है आपका,
आपने सिर्फ एक क्वेश्चन की बात करी थी, उसका आंसर मैंने दे दिया, 100% सिलेक्शन हो गया उसका। वो लोग कितना इंटेलिजेंट बंदा है कि तुरंत पकड़ लिया कि मैं पूछना क्या चाहता था। वैसे ही दिमाग तेज होना चाहिए आप लोगों का यार, जितना तेज माइंड होगा ना आपको उतना फायदा मिलेगा आपको। पढ़ाई में माइंड चलता है, पढ़ाई में माइंड चलता है, ये कोई खेती बाड़ी नहीं है ले भैया खुद पर पकड़ा हो जा रहा है नारने के लिए, कुछ नहीं मैटर, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ दिमाग आपका इंटेलिजेंट होना चाहिए। आगे देखो जरा, ठीक है साहब, 2 फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला मेरे पास ये है कि भैया ये दूरी वाला फॉर्मूला आ गया। विभवांतर का ये कार्य वाला फॉर्मूला होता है और ये दूरी वाला फॉर्मूला होता है। जैसे मान लिया मैंने कि भैया 5 सेंटीमीटर यानी कि 10 कूलम आवेश पे 10 कूलम आवेश से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना विभव होगा, तो भैया ये वाला फॉर्मूला होगा दूरी वाला, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मेरे पास फॉर्मूला Q/R, इसमें R² नहीं होता, इसमें खाली R होता है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और मेरे दोस्त कभी कभी एक नंबर में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब बोला है नोट कर लेना बढ़िया करके, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति में, कौन सी स्थिति में बेटे, अक्षीय स्थिति में, मैं पूरा नहीं लिखवा रहा हूं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। एक फॉर्मूला नोट करो, V बराबर होता है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/R², P/R², ठीक है, लाइन पे फोकस करो, P/R², भैया ये फॉर्मूला था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। कितना जी क्वेश्चन है। P क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव का गुण है, बता चुका हूं इस क्वेश्चन को मैं, क्वेश्चन मैंने बता दिया P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का गुण है, छोड़ो मत, याद करो बढ़िया करो क्वेश्चन को, ठीक है सर। इसके बाद में देखो, एक चीज और है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे जरा ये बताओ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और विभव में क्या संबंध होगा, विभवांतर में क्या संबंध होगा, या विभव प्रवणता में क्या संबंध होगा, विभव प्रवणता में क्या संबंध होगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए, विभव में संबंध क्या होना चाहिए, बताओ जरा मुझे भैया। E बराबर V/D, E बराबर V/D, या E बराबर V/LB हो सकता है। ये आगे बहुत काम में फॉर्मूला आने वाला है, जहां V विभवांतर, D फॉर डिस्टेंस, V विभवांतर, L फॉर लंबाई, या फिर डेल्टा V/डेल्टा x या माइनस डेल्टा V/डेल्टा x, ठीक है। यहीं से इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सेकंड मात्रा निकल के आता है, वोल्ट प्रति मीटर। क्या निकल के आता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ऐसे इससे वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि ऊपर विभवांतर नीचे दूरी है, दूरी को आप D से शो कर सकते हो, L से शो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेके, हो जाएगा ये 3-4 फॉर्मूले, अरे बड़े इजी फॉर्मूले हैं, कुछ ना है इनमें, कुछ ना है भैया, बिल्कुल इजी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इरेज करने वाला हूँ इसको जल्दी फास्ट, ठीक है साहब। ये फॉर्मूला याद करो बढ़िया करके, पर चैप्टर वाई चैप्टर फॉर्मूला याद करते रहो, पर चैप्टर वाई चैप्टर फॉर्मूला याद करते रहो। आज पहले बुक के सारे न्यूमेरिकल मैं बताने वाला हूं आपको, जिनसे न्यूमेरिकल मतलब सारे के सारे फॉर्मूले बताने वाला हूं जिनसे न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, ठीक है। चलो साहब, इसके बाद में देखो, ये तो बहुत जरूरी है यार, वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता आपने पढ़ रखा ना, वैद्युत धारिता। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं वैद्युत धारिता के बारे में। इसका एक फॉर्मूला है, C बराबर Q/V, C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। तो C बराबर Q/V ये मेरे पास वैद्युत धारिता का एक फॉर्मूला है। कभी किसी समय ये संधारित्र में जो हमारा कैपेसिटर होता है ना, संधारित्र में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये कैपेसिटर। जितना भी मेरे पास कैपेसिटर आता है, यानी कि संधारित्र जो कि पंखे को चलाता है, इसको बोलते हैं हम कंडेंसर, ठीक है, या उसको हिंदी में कहते हैं संधारित्र, ठीक है। तो ये बहुत कम समय में बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकाल देता है। तो इस धारिता का वहाँ यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है कि भैया उसकी अगर धारिता बढ़ानी है तो आप इस विभवांतर को कम कर दोगे, धारिता क्योंकि मेरे पास बढ़ जाएगी। तो C बराबर Q/V, इसको याद कर लो। C क्या मेरे पास कैपेसिटी है, धारिता है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक लीटर वाले गिलास में आपको 2 लीटर पानी भरना है, कैसे भरोगे? 1 लीटर वाला गिलास है, उसमें आपको 2 लीटर पानी भरना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो भैया 1 लीटर वाला गिलास है तो किसी भी कीमत पर 2 लीटर पानी आने वाला है नहीं। आपको सोच लोगे दिमाग लगा के कैसा आ जाएगा यार 1 लीटर वाले गिलास में भैया 2 लीटर पानी। लेकिन अगर आपको 2 लीटर पानी भरना है तो आपको उसका जो साइज होगा ना, साइज बड़ा करना पड़ेगा।
आकार बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो जो तुम्हारे पास कैपेसिटी होती है वो आकार पर डिपेंड करती है, धारिता आकार पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा आकार होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा पदार्थ में इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, ये धारिता वाला केस है, वैद्युत वाला केस है। इस केस में ऐसा नहीं होता, बस विभवांतर को कम करे जाओ, विभवांतर कम करे जाओ, धारिता अपने आप बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है। विभवांतर कम करे जाओ, धारिता अपने आप ऊपर को, ठीक है। विभवांतर बढ़ा दो, धारिता अपने आप कम हो जाएगी। ये क्वालिटी होती है धारिता में यार, वैद्युत धारिता है ये, ठीक है। किसी चालक द्वारा आवेश इकट्ठा करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, धारिता कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन याद करो यार, बढ़िया करके ट्रिक बाय ट्रिक याद करो। थ्योरी बिल्कुल इजी होती है, बस न्यूमेरिकल में तुम्हें झंझट पड़ सकती है। तो C बराबर Q अपॉन V, इसका दूसरा रूप आता है Q बराबर CB, Q बराबर CB, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा, चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा। अच्छा बताओ जरा मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होने वाला है। सर दो फॉर्मूले आते हैं, पर मैं एक ही लिखवाऊंगा जिससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और सर वो कौन सा फॉर्मूला है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। वाह क्या बात है सर, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर भैया पूछा जाता है फॉर्मूला, बहुत बार पूछा जाता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से पक्का आने वाला है न्यूमेरिकल, चाहे कुछ भी आए, आंधी टले तूफान टले, लेकिन इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल ना टले। इसीलिए जितने न्यूमेरिकल आपके मॉडल पेपर में बुक में न्यूमेरिकल U बराबर 1/2 CV स्क्वायर से हैं, यानी कि एक न्यूमेरिकल तो NCERT बुक का है 12 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, यानी कि 12 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। आपकी NCERT बुक का न्यूमेरिकल है, आप खोल के देखना अपनी NCERT बुक को, ठीक है। तो U बराबर ½ CV स्क्वायर, चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर ½ CV स्क्वायर पूछा जाता है न्यूमेरिकल बहुत बार, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है साहब। चलो ये फॉर्मूला तो हो गया हमारा, कर लेंगे न्यूमेरिकल से, कर लोगे ना। U क्या है, स्थितिज ऊर्जा, C क्या है, वैद्युत धारिता, भी क्या है, विभवांतर। जब तक सिंबल पता नहीं होगा ना, लिख लेना नीचे लिख लेना इसके कि U क्या है, धारिता मतलब U क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, C क्या है, धारिता है मेरे पास, और V क्या है मेरे पास बेटे, यहाँ विभवांतर हो गया, ठीक है। चलो साहब एक और है, देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगर डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन ना आया इसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो उससे भैया न्यूमेरिकल फंसेगा आपका। तो फॉर्मूला क्या है, C बराबर, देखो अगर मेरे पास वायु है तो खाली ε0 A अपॉन D, और मेरे दोस्त अगर मेरे पास माध्यम है तो खाली C आ जाएगा ε0 A अपॉन D। ये K क्या है, परावैद्युतांक है, D क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि D क्या प्लेटों के बीच की दूरी है, A क्या प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, ε0 निर्वात की चुंबकशीलता, यहाँ K क्या है मेरे पास परावैद्युतांक है। और सपोज करो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच, नेक्स्ट पॉइंट है ये मेरे पास, चलो एक पॉइंट मैंने ये मान लिया, जब प्लेटों के बीच क्या भरा हो, जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, कैसे बेटे, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ क्या हो बेटे, भरा हो, ठीक है। ध्यान देना लाइन पे। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था, कई बार न्यूमेरिकल आया हुआ था, C बराबर ε0 A और भैया D माइनस के T और प्लस के T अपॉन के। ये फॉर्मूला बड़ा ज़रूरी है, ये फॉर्मूला बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे खाना खाने के साथ साथ पानी बड़ा ज़रूरी है, जैसे खाना खाने के साथ साथ पानी ज़रूरी है, वैसे भैया ध्यान देना इस चैप्टर को करने के लिए हमें ये न्यूमेरिकल बड़ा ज़रूरी है। जैसे खाना खाने के साथ साथ पानी ज़रूरी है, वैसे ही इस चैप्टर में ये फॉर्मूला ये बड़ा ज़रूरी है। C बराबर ε0 A D माइनस T प्लस T बाई के, याद कर लो ठीक से। अब देखो समांतर क्रम श्रेणी क्रम संधारित्रों का संयोजन आता है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम, तो यार वो जमाना हटा दिया गया। पहले आते थे कई पेपर्स में कि आप पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपसे कि आप C1 C2 फाइंड करें, अब तो डायरेक्टली बढ़िया क्वेश्चन दे देता आपको करने के लिए, बोले करो बेटे इन्हें। तो इन फॉर्मूले से, इन दोनों फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है, एक भी, एक फॉर्मूला ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, न्यूमेरिकल पक्का फंसता है इनसे, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 में पहुंचते हैं, धारा विद्युत में। इसको मैं रेस कर रहा हूँ, इसको सुन लेना इसका, ठीक है। आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसका ना लिया तो जबरदस्ती ले लेना, ठीक है। देखो बेटा वीडियो तो लंबी होने वाली है, लेकिन ये फॉर्मूले तुम्हारे याद हो जाएंगे पूरे चैप्टर का। आज पूरी पहली बुक के सबके सब न्यूमेरिकल आपके याद हो जाएंगे, यानी कि सबके सब फॉर्मूले आपको मैं याद करवा दूंगा। बस आप अपने माइंड में फंसाते रहना। मैंने बताया ना कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, कोई आपसे नहीं कहेगा। अगर आपसे कोई कहता भी है पढ़ने के लिए, तो भी जब तक आपका मन नहीं करेगा तब तक आप नहीं पढ़ने वाले हो। इसलिए खुद से पढ़ो, अपना आप खुद से मेहनत करो। चलो साहब आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 3 ले रहा हूँ, धारा विद्युत। चलो साहब चैप्टर नंबर 3 है मेरे पास, धारा वैद्युत। चैप्टर 3 है धारा वैद्युत। अच्छा इससे बताओ जरा, सबसे पहला देखो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है Q बराबर I T, यानी कि I बराबर Q अपॉन T। आपको फॉर्मूला याद है, लेकिन न्यूमेरिकल ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है
भैया अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, न्यूमेरिकल इससे आता है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, विद्युत धारा में संबंध। एक तो यार आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, अरे पढ़ो, कब पढ़ोगे यार, जनवरी निकलने वाली है, फरवरी जाने वाली है, जनवरी जर्जर और फरवरी फरफर होने वाली है, और लेकिन फिर भी आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो यार। मेहनत करो, क्योंकि पेपरों का जो है ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके पास। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध I बराबर NE/AVD। अब बात यह आती है कि यहाँ पे क्या है यार, I क्या है भाई, विद्युत धारा, और N क्या है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या होता है, मूल आवेश होता है। E क्या है, मूल आवेश। इसका मान कितना होता है, पीछे मैंने लिखवा दिया कि इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, पहला फॉर्मूला, पहला ऐसा न्यूमेरिकल है, यानी कि पहला ऐसा फॉर्मूला जिससे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है पेपर में। I बराबर NE/AVD, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। क्या फॉर्मूला, I बराबर NE/AVD मेरे दोस्त, I बराबर NE/AVD। ठीक है साहब, चलो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में सर आपने संबंध तो करवा दिया, पर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो करेंगे कैसे। लेकिन इसी का भाई आता है एक धारा घनत्व। आ गया भैया, ध्यान देना, चैप्टर 3 है मेरे पास, धारा वैद्युत, धारा वैद्युत। अब सोच रहे होंगे यार ये चैप्टर कैसा हो, या तो वैद्युत धारा होता है या विद्युत धारा होती। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर का नाम ही क्या है, धारा वैद्युत है। असल में टीचर लोग, असल में कुछ बंदों को उसका नाम ही याद नहीं होता, सब विद्युत धारा डलवा देते हैं चैप्टर का नाम वैद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा या वैद्युत धारा, जबकि चैप्टर का ओरिजिनल नाम है धारा वैद्युत। ठीक है, यही डालना आप भी। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J बराबर NE/A, J बराबर NE/A। ठीक है, J बराबर NE नहीं होता, खाली J बराबर NE/VD होता, J बराबर NE/VD। या फिर आप कर सकते हो J बराबर I/A, J बराबर I/A। एक फॉर्मूला ये भी ले सकते हो। दोनों से न्यूमेरिकल पूछ लेता है कभी कभी आपसे धारा घनत्व का, तो दोनों में से दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ना बढ़िया करके। ठीक है, ओम का नियम V बराबर IR, कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछता। ओम के नियम V बराबर IR से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछता, लेकिन बहुत जगह यूज होता है ओम का नियम। भैया तो वो तो ओम का नियम तो ओम का नियम है यार, ओम का नियम तो के नियम के टक्कर तो कोई है ही नहीं है इस समय। ओम का नियम, ओम का नियम, तो ये तो भैया ओम का नियम तो ओम का नियम है, इसके बराबर की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। ये तो बहुत जगह, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी आई, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पर ओम का नियम लागू होगा, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ ओम का नियम लागू नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ओम का नियम लागू क्यों नहीं होगा, क्योंकि धारा जीरो होगी, धारा जीरो होगी तो मेरे पास सब कुछ जीरो होगा, क्योंकि पूरा कनेक्शन ही धारा से है। जब भैया धारा ही नहीं होगी तो ओम का नियम का घंटा करेगा। तो V बराबर क्या है मेरे पास IR, ओम का नियम याद कर लेना इसको भी। ठीक है भाई, काम में आगा। आगे बढ़ाता हूँ मैं, आगे बढ़ाता हूँ, दोनों फॉर्मूले हैं याद करो। ठीक है, बड़े करके एक इससे न्यूमेरिकल पूछ लेता है कभी कभी आपसे, ये आ गया मेरे पास J, V बराबर IR। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला भी काम करता है कभी कभी, वैद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला भी याद करो। वैद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला है कितना मेरे पास बेटे, R बराबर ρL/एरिया। रो क्या है, विशिष्ट, रो क्या है मेरे पास, विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा ये बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है, लंबाई बढ़ाओ घटाओ, क्षेत्रफल घटाओ बढ़ाओ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ध्यान देना, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये एक धातु के लिए बिल्कुल फिक्स हो जाता है, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध R बराबर ρL/A। ठीक है सर, वैद्युत प्रतिरोध मेरे पास आ गया, R बराबर ρL/A। ठीक है, और कोई फॉर्मूला, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम से भैया देखो, किरचॉफ के नियम वो नियम होते हैं, किरचॉफ के नियम। ठीक है भाई, तो या तो पेपर में दोनों के दोनों नियम आ गए, ये तो कंफर्म होता है, या तो पेपर में दोनों के दोनों नियम आ गए, या फिर दोनों नियम के साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिया, वो होता है किरचॉफ का नियम। ये तो कंफर्म है, किरचॉफ का नियम मेरे भाई कंफर्म है। किरचॉफ का नियम तो तुम्हें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ये तो पकड़ के बैठ लेना कि यार किरचॉफ के नियम तो पक्का आएंगे। और न्यूमेरिकल ऐसा आता है ना, न्यूमेरिकल ऐसा आता है कि इसे देख देख के बच्चों की ना जान खुशक हो जाए कि यह आ क्या गया। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल, क्योंकि उसमें दो समीकरण बनती है I1 I2, और उन दोनों को हल करना पड़ता है। एक समीकरण में भी I1 I2 होता है, दूसरे में I1 I2 होता है। उनको हल करने के बाद I1 I2 का मान निकाला जाता है, फिर पूछ लेता विभवांतर, तो बहुत लंबा सवाल पड़ जाता है। इसलिए बेस्ट यही है कि किरचॉफ के नियम तैयार कर लो बढ़िया करके, उसके न्यूमेरिकल कर लो, जितना टाइम दे सको किरचॉफ के नियम को दे दो, क्योंकि 5 नंबर का हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये कंफर्म क्वेश्चन है। ठीक है, बेहेड सेतु, किरचॉफ के नियम आ गया मेरे पास। एक पहला नियम जो था ना फर्स्ट लॉ, इसका जो फर्स्ट लॉ होता है, यानी कि प्रथम नियम जो आता है वो होता है तुम्हारे पास प्रथम नियम सिग्मा IR बराबर, यानी कि सिग्मा, प्रथम नियम होता है मेरे पास सिग्मा I बराबर होता है 0। सिग्मा I बराबर कितना होता है बेटे मेरे पास 0 होता है, यानी कि समस्त धाराओं का बीज प्रतिरोध शून्य होता है। और जो दूसरा नियम मेरे पास आता है द्वितीय नियम, वो बेटे द्वितीय नियम जो मेरे पास आता है, द्वितीय नियम मेरे पास आता है, द्वितीय नियम से द्वितीय नियम मेरे पास आता है इसका सिग्मा ER, ये सिग्मा IR। ठीक है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा ईल।
ठीक है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो ये द्वितीय नियम आ गया मेरे पास, दोनों से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ध्यान देना, मैंने जो बताया फोकस करना पूरा ठीक से। थर्ड यानी कि इसका जो मेरे पास है, ठीक है, जो मेरे पास नेक्स्ट जो मेरे पास फॉर्मूला आता है वो आता है आपका फॉर्मूला भैया, वो फॉर्मूला है आपका नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है मेरे पास वो आता है V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, V बराबर E माइनस आई आर, बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल फंस सकता है पर कह नहीं सकते कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन V से क्या है मेरे पास बेटा, यहाँ विभवांतर है, जहाँ V क्या है मेरे पास, टर्मिनल विभवांतर है। ठीक है, V क्या है, टर्मिनल विभवांतर है। ठीक है सर, टर्मिनल विभवांतर हो गया। और बेटे मेरे पास E क्या है, E क्या है, E क्या है मेरे पास भैया, वो सेल का विद्युत वाहक बल है। क्या है ये, विद्युत वाहक बल है। ठीक है सर, ई क्या है, विद्युत वाहक बल है। अच्छा आई क्या है, ये भैया ये तो विद्युत धारा है, ये तो सर देखने में विद्युत धारा लग रही है, आई है। और आर क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। आई क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है भाई, ये आई क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, यानी कि आर क्या है, यहाँ आंतरिक प्रतिरोध है। बस इस चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म हो गए। मतलब जितने भी न्यूमेरिकल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल जितने भी पूछे जाएंगे उनमें ये फॉर्मूला से जरूर होंगे, कोई ना कोई इसी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल लगा, इसलिए फॉर्मूला याद कर लो बढ़िया करके। ठीक है, बड़ा ज़रूरी है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, जब तक फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं होगा तब तक यार आप न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करोगे। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि यार न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, पता होना चाहिए कि पेपर में क्या दे रखा है हमें। जब तक ये पता नहीं होगा कि पेपर में हमें क्या दे रखा है, क्या निकालना है, तब तक आप कैसे कर पाओगे। इसलिए भैया अंश यानी कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर आ जाए तो फॉर्मूला याद करो, बस फॉर्मूला जमा कर जाओ, दिया है ये फॉर्मूले में जमाओ, चाहे गलत ही क्यों ना हो पर क्वेश्चन जमा के आना है कि गिवन डेट ये चीज़ें, फॉर्मूला भले ही फॉर्मूला गलत लग जाओ कि फॉर्मूला लगाया हमने, तुम्हारी नज़र में फिर देगा भाई हाँ भाई हमने फॉर्मूला लगा कहाँ है, और क्वेश्चन बाय स्टेप कर कहाँ है, नंबर मिलेंगे आपको। ऐसे तो पास हो जाते हैं बच्चे, जो ना पढ़ने वाला होता है वो क्वेश्चन जमा के आते हैं, बढ़िया करके पास हो जाते हैं। थोड़ा इधर से देखा, थोड़ा इधर से देखा, हो गया काम। नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट देखते हैं भाई, फॉर्मूले पे आ गए। नेक्स्ट पे ध्यान देता हूं मैं, नेक्स्ट फॉर्मूले पे ध्यान देता हूं। नया चीज़ है मेरे पास, चैप्टर नंबर 4 है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। चैप्टर नंबर 4 है मेरे पास, कौन सा बेटे, गतिमान आवेश। ज़्यादा फॉर्मूले हैं इसमें भी, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर का नाम है। तो पहले ही फॉर्मूला, बायो सेवर्ल्ड के नियम से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता इससे, इसलिए बायो सेवर्ल्ड का नियम अगर लिखना चाहो तो यार फॉर्मूला याद कर लियो, क्योंकि काम का फॉर्मूला है ये भी। कभी पेपर में बता कि बायो सेवर्ल्ड का नियम लिखिए तो फॉर्मूला काम कर जाएगा, क्यों है नहीं है। तो बायो सेवर्ल्ड का नियम, बायो सेवर्ल्ड का नियम, तो बायो सेवर्ल्ड का नियम मेरे पास होता है डेल्टा बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और यह आएगा मेरे पास आई डेल्टा एल साइन थीटा, आई डेल्टा एल साइन थीटा, और अपोन में मेरे पास आता है बेटा आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ल्ड का नियम है, याद कर लो, काम में आता है। अभी आएगा क्या पता पेपर में फंस जाए कि बायो सेवर्ल्ड का नियम लिखिए और प्रत्ययों का अर्थ बताइए, तो ये लिख देना आप, सिंपल सा फॉर्मूला। हाँ, ये फॉर्मूला जरूर पूछता आपसे, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार, ये आ गया पिछले साल, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो B बराबर फॉर्मूला क्या है मेरे पास, म्यू नोट I अपॉन 2R, I अपॉन 2R। ठीक है, इस फॉर्मूले पे ध्यान देना। जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तब तक न्यूमेरिकल कर पाओगे। अगर पेपर में पूछता ना आपसे कि भैया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली में 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अरे ठोक दो फॉर्मूला यार, इसमें फॉर्मूला लगाने वाली बात है, हल करने वाली बात है, ये तो ऐसी फॉर्मूला लगाओ हल हो जाएगा। तो B बराबर म्यू नोट I अपॉन 2R। म्यू नोट क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता, म्यू नोट क्या, निर्वात की चुंबकशीलता, सॉरी चुंबकशीलता होता है, ये एप्सिलॉन नोट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, लेकिन म्यू नोट क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता। तो यहाँ लिख लेना कि जहाँ म्यू नोट क्या है, म्यू नोट जो होता है वो होता है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, ठीक है साहब, निर्वात की चुंबकशीलता। याद करो इस फॉर्मूले को भी, याद कर लो इस फॉर्मूले को भी। ठीक है, अच्छा एक ही बता दूं मैं तुम्हें, ये मेरे पास है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर माइनस के 1/2 का मान तथा मात्रा लिखिए, तथा बेटे मात्रक लिखिए। ठीक है, मात्रक लिखिए,
का मान तथा मात्रक लिखिए, खुद से लिखो अपना। मुझे बताओ जरा क्या आना चाहिए, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एम्पियर के परिपथ या नियम पूछा जाता है पेपर में, उससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। लाइन पे फोकस करना जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तार वाला फॉर्मूला जरूर आता। तार वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसके भी जो मेरे पास तार का फॉर्मूला है, तार का फॉर्मूला, तार का सूत्र, ठीक है, म्यू बराबर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के मामले में अगर तार का फॉर्मूला आ जाए तो फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई, यानी कि तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान। तार का सूत्र मतलब तार के निकट, किसके निकट, तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटे, बी बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई और आई अपॉन आर। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है, तार वाला फॉर्मूला, इसको कहते हैं हम तार वाला फॉर्मूला। दो समांतर तारों के बीच बल, ये पेपर में आता है, ये पेपर में इसका डेरिवेशन आता है, दो समांतर तारों के बीच बल, दो समांतर तारों के बीच बल, दो समांतर तारों के बीच बल। इसका पेपर में ना आपसे डेरिवेशन पूछता है, डेरिवेशन पूछता है तो समांतर तारों के बीच, यानी कि तो सीधे लंबे तथा समांतर तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र निगमन कीजिए और इसकी सहायता से 1 एम्पीयर की परिभाषा भी ज्ञात कीजिए। ये भैया डेरिवेशन पेपर में आता, न्यूमेरिकल कभी कभार पूछ लिया, लेकिन अधिकांश जगह इससे जो है डेरिवेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डेरिवेशन। इसलिए फॉर्मूला मैं लिखवा दूंगा, लेकिन डेरिवेशन पे ध्यान देना है आपको, डेरिवेशन छोड़ना नहीं है। फॉर्मूला तो याद करो यार, अगर डेरिवेशन भी आ गया, फॉर्मूला याद है, लिख भी आए तो भी नंबर देगा, इसलिए लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला ये। और क्यों लिखवा रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला ये। अगर आपको डेरिवेशन ना भी आ रहा है और भैया आप फॉर्मूला लिखिए हो तो नंबर मिलेगा, वो काट नहीं सकता, क्योंकि आपने अपना याद करो हुआ लिखा आए हो वहां पे। ठीक है, वो क्यों काटेगा उस चीज को भाई। अरे लगा के यार फॉर्मूला लिख के आया बंदे ने, कोई पेपर थोड़ा ना रहा है कि लिख के आया, अपने फॉर्मूला याद था वो लिख दिया, नंबर मिलेंगे उस पे। तो बी बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई, ठीक है, I1 I2 अपॉन, ठीक है, यहां बल आएगा, दो समांतर तारों के बीच बल है तो यहां F आएगा, F बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन कितना का मेरे पास L इंटू L, यानी कि अपॉन R इंटू L। ये फॉर्मूला मेरे पास दो समांतर तारों के बीच बल का। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं साहब। चुंबकीय आघूर्ण भी कई बार परेशान कर रहा है हमें, चुंबकीय आघूर्ण, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाइन पे ध्यान देना, M से शो करता हूँ, फॉर्मूला होता है मेरे पास M बराबर आइए। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है भैया, M बराबर आइए, जहां I क्या है विद्युत धारा है और A क्या है तुम्हारे पास क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण का, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, M धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, एम्पियर मीटर स्क्वायर बना। ठीक है, इस पर फोकस हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये I1 I2 दोनों धारा हैं, ये दो तारों के बीच की दूरी है, ये दो तार होंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और L जो है प्रत्येक तार की लंबाई है। हो सकता है कि इसकी लंबाई हो सकता है कि इसकी लंबाई हो। F क्या है, इन दोनों तारों के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, जब दोनों तारों में धारा की दिशा समान होती है तो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत होती है तो दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लाइन पे फोकस करना, ठीक से काम में आएगी। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण M बराबर आइए। ठीक है, तो बेटे इनसे बस इतने फॉर्मूले हैं, काफ़ी हैं फॉर्मूले वाले याद करने के लिए, और इन्हीं से जो है आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और लिखवा दूँ मैं, तुल्य धारा भी पूछ लेता है कभी कभी। एक फॉर्मूला और आता है मेरे पास त्रिज्या का, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। ठीक है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या F बराबर यानी कि R बराबर MV अपॉन QB, जहाँ R क्या है बेटे, ये R जो है वो है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। याद कर लो ठीक से, क्या R क्या है साहब, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। R क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। सर मजा आ रहा पढ़ने में है वही, तो R वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, R बराबर MV अपॉन QB। एक न्यूमेरिकल सब पूछ लेता है, और एक फॉर्मूला और भी आता है तुल्य धारा के लिए, I बराबर EB अपॉन 2 पाई R। उससे न्यूमेरिकल ना के बराबर पूछता है, लेकिन एक क्वेश्चन यानी कि एक जो है फॉर्मूला बचा फिर रहा हमारा अभी, और वो फॉर्मूला बेटे मेरे पास, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, अभी उतार लिया हुआ आप लोगों ने। फॉर्मूला आता है वो वाला, ये यहाँ पे ये M जो है ना, ये M जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, V इलेक्ट्रॉन का वेग है, और जो Q है मेरे पास आवेश है, और जो B है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस ज़्यादा फॉर्मूला नहीं, हिसाब से लिखवाऊंगा, जाके तुम उन फॉर्मूलों को याद कर लो और उनसे न्यूमेरिकल आ जाए। एक फॉर्मूला मेरे पास जो बचा फिर जाए वो ये है कि Q बराबर IT भी होता है और Q बराबर NE भी होता है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आता है भैया
आई निकालने के लिए यानी कि इस फॉर्मूले में आई निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो यहाँ से जो एरिया है वो यहाँ से जो एरिया होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं वो पाई आर स्क्वायर से फाइंड हो जाता है। लेकिन धारा निकालने के लिए हमें आई टी बराबर एन ई, इस गुणा वाले को इधर भाग में जाना पड़ता है, तो आई बराबर होता है एन अपॉन टी इंटू ई। इस फॉर्मूले को लगा के हमें यहाँ से आई का मान फाइंड करना पड़ता है। कर लोगे ना यार, इजी है ना। अरे यार दिमाग लगा बड़ा करके इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चैप्टर नंबर 5 के करवाता हूँ मैं जल्दी फास्ट। ठीक है साहब, ले लिया। चलो आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो है हाथों हाथ लिखते रहो यार, हाथों चलते रहो, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। ठीक है, हाथों हाथ लिखते रहो। ऑनलाइन से बोलते हैं ना, ऑनलाइन लिखो, वो वाला हिसाब लगा दो आप, ऑनलाइन वाला हिसाब। चलो आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 आ गया हमारा कौन सा, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, इसके 2-3 न्यूमेरिकल हैं यार चैप्टर नंबर 5 के, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चैप्टर 5 है मेरे पास, गतिमान आवेश, यानी गतिमान आवेश नहीं है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। देखो 2 फॉर्मूला इस पर याद करो। एक पहला फॉर्मूला मेरे पास यह आता है क्षैतिज घटक का, क्षैतिज घटक H बराबर, या किसी किसी बुक में भी H दे रखा होता है, किसी किसी बुक में ये H दे रखा होता है, तो H बराबर बी ई कोस थीटा, क्योंकि क्षैतिज घटक में हमेशा कोस थीटा आता है। और लंबवत घटक, लंबवत घटक में हमेशा क्या आता है बेटे, भी आता है। तो भी जो होगा वो होगा मेरे पास बी ई साइन थीटा। ओके, अरे सर क्या बात है। और एक फॉर्मूला बताऊं, संपूर्ण, जहां बी ई जो है ना वो है पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, बी ई जो है वो है पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और भी जो है मेरे पास लंबवत घटक है, इसको हमने ऊर्ध्वाधर घटक भी बोल सकते हैं, लंबवत या ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्व घटक कोई दिक्कत नहीं है, कई नाम आते हैं एक चीज के, तो उसका नाम लिखो बढ़िया करके। ठीक है, यहां मेरे पास बनेगा बेटे संपूर्ण तीव्रता, संपूर्ण चुंबकीय तीव्रता, संपूर्ण यानी कि पृथ्वी की लिख रहा हूं मैं, पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये फॉर्मूला जो आता है ना मेरे पास वो आता है बेटे बी ई, जब निकालोगे आप तो रूट एच स्क्वायर, यानी कि पहले चलो भी कर लो, चलो ऐसे कर लो यार, एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला। अच्छा, नतिकोण निकालने का एक फॉर्मूला और आता है इसमें मेरे दोस्त, नतिकोण निकालना चाहते हो आप तो एक फॉर्मूला और आता है tan थीटा बराबर भी अपॉन एच। यहाँ से नतिकोण ज्ञात हो जाता है, यहाँ से नतिकोण ज्ञात हो जाता है, जहाँ थीटा जो है मेरे पास वो नतिकोण है। थीटा क्या है मेरे पास, नतिकोण है, यानी कि पृथ्वी की नतिकोण वह कोण होता है, ठीक है, जो पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। बस इस चैप्टर में इन्हीं तो ये एक मेन फॉर्मूला ये वाला, एक ये है, इनसे तो न्यूमेरिकल ना के बराबर आता है। लेकिन अगर आपको क्षैतिज घटक दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, तो यहाँ से भी आप पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र फाइंड कर सकते हो यानी, और अगर एच और बी दोनों दे रखे हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, या फिर थीटा का मान निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला से करके याद करो बढ़िया करके चैप्टर के। अब चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं हम। ठीक है, डाल देता हूँ मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 के कुछ न्यूमेरिकल जो काम के हैं हमारे चैप्टर 6 के। तो वो न्यूमेरिकल मैं वही करवा रहा हूँ जिनसे आपसे फॉर्मूला पूछेगा। जैसे मेरे पास पहला फॉर्मूला था फाई बी बराबर ये है चुंबकीय फ्लक्स। चैप्टर का नाम बताओ जरा, चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है भाई, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सबसे पहला जो मेरे पास चुंबकीय फ्लक्स आता है, फाई बी वाला फॉर्मूला जो आता है वो मेनली फॉर्मूला मेरे पास होता है मेरे यार, फाई बराबर होता है बी वेक्टर, ठीक है, और डॉट ए वेक्टर, या ए वेक्टर की जगह आप एक्स वेक्टर भी लिख सकते हो। फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आप ए वेक्टर की जगह मेरा फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हो, या ए वेक्टर की जगह आप एस वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, बहुत काम का फॉर्मूला, कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन मैं बताऊंगा देखो इस चैप्टर में किससे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। मेनली फॉर्मूला अपना याद कर लो ठीक से, स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र। भैया ये फॉर्मूला आपका काम का, स्वप्रेरण गुणांक, ये तो भैया तहलका मचाने वाला है। या बोलता हूँ इसको मैं स्वप्रेरकत्व, या क्या बोलता हूँ मैं इसको, स्वप्रेरकत्व। इससे आता है न्यूमेरिकल, इससे आता है, या तो इसकी परिभाषा पूछ लेगा या फिर न्यूमेरिकल देगा। L बराबर N फाई बी, L बराबर N फाई बी अपॉन आई, L बराबर N फाई बी अपॉन आई। ठीक है, L बराबर N फाई बी अपॉन आई, या पूछ लेगा। N क्या, फेरों की संख्या, फाई बी क्या है, इसको बोला जाता है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अबे ये फॉर्मूला तुम याद भी कर रहे हो या ऐसी बस, क्या बोलते हैं इसको हम, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी वेक्टर डॉट
ए वेक्टर। फोकस करो ठीक से, बहुत काम आने वाले फॉर्मूले हैं यार, याद कर लो। तो एल बराबर एन फाई बी अपॉन आई, आई क्या विद्युत धारा और एन क्या है, एन जो है मेरे पास वो है फेरों की संख्या और फाई भी क्या है तुम्हारे पास चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा एल बराबर एक फॉर्मूला और आता, हाँ सर एक फॉर्मूला था, ई बराबर डी टी अपॉन डी आई, एक फॉर्मूला ये भी आता है, एल बराबर माइनस के ई गुणा डी टी अपॉन डी आई, या फिर एक फॉर्मूला और भी आता है इसका, अगर मैं ई का निकालूं तो यहां से बन जाएगा मेरे पास एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी, ये ई का मान आ गया। तो कभी कदार इस फॉर्मूला, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बड़े जरूरी हैं यार, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले याद कर लो, काम बन जाएगा तुम्हारा। इससे न्यूमेरिकल आता, इससे न्यूमेरिकल आता 100%। और इसका जो मात्रक होता है ना स्वप्रेरण गुणांक का, वो होता है हेनरी, क्या होता है मात्रक उसका, एच होता है। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, या आप बोल सकते हो ओम सेकेंड। ओम सेकेंड तो आगे बराबर लिखोगे आप, लेकिन हेनरी का यूज करोगे, हेनरी क्या है इसका मेन मात्रक होता है। चलो साहब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी, ठीक है। और भी है मेरे पास क्वेश्चन, मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है, उतार लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि इसका भी एक और हैगा भैया, इसका इस न्यूमेरिकल इस चैप्टर में इसका भैया है एक, इसका एक भाई और हैगा, दोनों भाई हैं, सेम सेम ही है, ध्यान देना, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दोनों के फॉर्मूले सेम सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत बदलाव होता है। इसमें इसे तो करता हूँ एम से, तो माइनस के ई और भैया गुणा डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, गलत हो गया, ऊपर डी टी आएगा और नीचे क्या आएगा मेरे पास डी आएगा, क्योंकि दोनों भाई भाई है ना यार। इधर भी मेरे पास कितना है डी टी अपॉन डी आई है, एल का मान सेम कहानी, एम बराबर माइनस के ई गुणा डी टी अपॉन डी आई। अगर मैं यहाँ से ई का मान फाइंड करूँ है भैया, अगर मैं यहाँ से ई का मान फाइंड करूँ, ई क्या है यहाँ, ई है प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ई बराबर मेरे पास बन के आता है, ई बराबर बन जाता है मेरे पास फॉर्मूला, माइनस की जो गुणा वाला इधर भाग में आ जाएगा, तो यह क्या मेरे पास है एम गुणा डी आई, और जो डी टी है वो मेरे पास काय में आ जाएगा, बेटा भाग में आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये है मेरे पास, इससे भी न्यूमेरिकल पूछते हैं, जहाँ ई क्या है मैंने लिखा नहीं है अभी तक, जहाँ ई जो है वह है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, वाहक बल बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, प्रेरक में संचित ऊर्जा, प्रेरक में संचित ऊर्जा, ये फॉर्मूला भी याद करो यार, काम का फॉर्मूला है यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। इससे भी कभी कदार न्यूमेरिकल पूछ लेता है, पर आज छोड़ा नहीं है इन चैप्टर को, आज पहला चैप्टर देख लो भाई, ये न्यूमेरिकल है याद कर लो, उस चैप्टर का न्यूमेरिकल सोल्व करो, अगले दिन को सेकंड चैप्टर देख लो, अरे यार सेकंड चैप्टर के ये न्यूमेरिकल, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है तो वो सोल्व कर लो, उसके जितने भी न्यूमेरिकल हो सब कर लो, फिर उससे अगले दिन चैप्टर 3 पकड़ लो, सारे फॉर्मूला याद करो और उन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो। ऐसे करना है आपको, आप एक बार में सारी बुक नहीं कर सकते हो, सारी बुक के न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, रुक रुक के टाइम टू टाइम आपको याद करने हैं फॉर्मूले, है ना। चलो साहब इसको मैं करने वाला हूँ, चैप्टर खत्म ये वाला भी 6 और चैप्टर नंबर 7 ये करते हैं कुछ फॉर्मूले याद, बहुत बड़ा चैप्टर है यार, चैप्टर नंबर 7 है टक्कर का, जो कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं यार चैप्टर नंबर 7 में, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं वही फॉर्मूले आपको याद करवाऊंगा जो कि आपसे पेपर में न्यूमेरिकल, उनसे न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कर लोगे ना अपना कवर, डर तो नहीं लग रहा है, घबराओ मत यार, तुम तो अभी से दम तोड़े फिर रहो, पढ़ो मेहनत करो, क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास और भी तो है, जरूरी नहीं कि फिजिक्स ही है, तो इतने हिंदी इंग्लिश है, केमिस्ट्री फिजिक्स है, बायो है, या फिर आपके पास मैथ होगी, तो तैयारी करो दमदार वाली एकदम, ताकि मैक्सिमम नंबर ला के पास हो, है ना, ऐसी तैयारी होनी चाहिए इंसान की। देखो जरा आके ध्यान से, चैप्टर मेरे पास कौन सा आ गया 7, ठीक है भाई, चैप्टर 7 मेरे पास आ गया, प्रत्यावर्ती धारा, चैप्टर 7, और भैया मेरे पास कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अरे क्या बात है भाई, इजली तरीके से मैं सोल्व करूंगा इसको, प्रत्यावर्ती धारा को बेटा। चलो साहब देखो, पहला जो न्यूमेरिकल मेरे पास आता ना, तुमने कभी सुना होगा नाम VRMS, VRMS रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर मतलब V नोट अपॉन आई, यानी कि V नोट अपॉन रूट 2। ध्यान देना, जहां VRMS क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान है, लिख लो, जहां VRMS किसका बेटे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का कौन सा मान है, वर्ग माध्य मूल मान है, वर्ग माध्य मूल मान है, ठीक है। V नोट क्या है, चलो मैं इसका मान को यहां लिख रहा हूं, मान है, V नोट क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है,
V नोट क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है। अरे इजी टॉपिक है यार, घबराओ मत, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। न्यूमेरिकल हो गया। सेम कहानी धारा के लिए आती है। IRMS बराबर भैया, बराबर, चलो IRMS का फॉर्मूला होता I नोट अपॉन रूट टू, I नोट अपॉन रूट टू। IRMS बराबर हो गया मेरे पास I नोट अपॉन टू। देखो सेम फॉर्मूला, सेम कहानी, प्रत्यावर्ती धारा, तेरी मेरी कहानी, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान है, ठीक है। और यह है मेरे पास प्रत्यावर्ती धारा या का शिखर मान है। ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान है, रूट मीन स्क्वायर, और यह प्रत्यावर्ती धारा। और रूट टू का मान आपको पता है ना कितना होता है? 1.732, ठीक है, यानी कि 1.414। रूट टू का मान कितना होता है? 1.414। जब आप एक को 1.414 से भाग करोगे, ठीक है, तो देखना कितना आता है ना। तो आप IRMS बराबर I नोट अपॉन रूट टू। एक नंबर का न्यूमेरिकल पूछेगा इन दोनों से आपसे, बस मात्र एक नंबर का न्यूमेरिकल, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और है, मेरे पास एक आता है LR परिपथ। क्या आता है बेटे? एक LR परिपथ, ठीक है। LR परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है? जेड का फॉर्मूला जरा मुझे बताओ भाई। जेड का फॉर्मूला होता है R² प्लस XL स्क्वायर। ध्यान देना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि XL जो है वो है प्रेरक के प्रतिघात, और उसका जो मान होता है वो होता है ओमेगा एल। कितना होता है बेटे? ओमेगा एल होता है। XL क्या है? प्रेरक के प्रतिघात, R क्या है? प्रतिरोध है, और इन तीनों के मात्रक पता ओम होते हैं, क्योंकि ये भी परिपथ की प्रतिबाधा होती है, ये परिपथ का प्रतिरोध होता है, ये भी परिपथ का प्रेरक के प्रतिघात यानी कि प्रतिरोध होता है। इसका मतलब भी ओम, इसका मतलब भी ओम, इसका मतलब भी ओम। तो XL बराबर कितना होता है? ओमेगा एल, जहाँ ओमेगा क्या? कोणीय वेग या कोणीय आवर्त, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहना, आप ध्यान से देखना। एक और आता है मेरे पास C5, यानी कि जेड का मान इतना आ गया। अगर मैं इससे पूछता न्यूमेरिकल, ठीक है, इससे क्या पूछता न्यूमेरिकल। हाँ एक चीज़ और है, LR परिपथ में अगर मैं tan फाई का मान निकालूं, कलांतर निकालूं, कलांतर, तो बेटे वो आता है XL माइनस के, ठीक है, XL माइनस के, नहीं खाली इतना नहीं आता, XL अपॉन R। कितना आता है मेरे पास? XL अपॉन R, यानी कि ओमेगा एल अपॉन R, ठीक है बेटे। ये tan फाई का मान आ गया। कभी कभी दोनों से न्यूमेरिकल आ जाते हैं पेपर में। ऐसे मेरे पास एक आता है CR परिपथ। क्या था? CR परिपथ, ठीक है, इस पे लाइन पे ध्यान देना, CR परिपथ। तो CR परिपथ आता है तो सेम कहानी यही वाली है। अब परिपथ की प्रतिबाधा जेड का फॉर्मूला होता है मेरे पास R² प्लस XC का स्क्वायर, और आप जानते हो कि XC है धारितीय प्रतिघात। XC बराबर 1/, ओमेगा C होता है। आप चाहो तो XC की जगह 1/ओमेगा C का स्क्वायर रख सकते हो, यानी कि XC की जगह 1/ओमेगा C रख सकते हो, तो 1/ओमेगा² C स्क्वायर हो जाएगा। ये आप रख के देखना, ठीक है। तो और मेरे पास कलांतर कितना आ जाएगा? tan फाई। ये क्या? फाई कलांतर, साइड में ले लो कि फाई क्या? कलांतर है। tan फाई बराबर मेरे पास आ जाएगा XC अपॉन R, XC अपॉन R। ये tan फाई बराबर XC अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल पूछता। एक परिपथ और है LCR परिपथ। भैया ये इन सब का बाप है, इन सब का बाप है, क्योंकि LCR परिपथ हर साल पेपर में पूछा जाता है, इसलिए पढ़ लेना ठीक से इसको। LCR परिपथ, LCR परिपथ का न्यूमेरिकल ना आया तो थ्योरी आ गई, थ्योरी ना आई तो डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन ना आया तो न्यूमेरिकल आगा जरूर, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है LCR परिपथ का? L क्या है? L क्या? स्वप्रेरकत्व, C क्या है? धारिता, R क्या है? मेरे पास प्रतिरोध है। तीनों के तीनों एक साथ लगे पड़े हैं, तो भैया प्रतिरोध जब बढ़ जाएगा इसका, यानी कि परिपथ की प्रतिबाधा आती है Z बराबर रूट, ठीक है, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है, या फिर Z बराबर XL का मान तुम्हें पता है ना, ये पूरा आता है XC का होल स्क्वायर, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि Z का फॉर्मूला जो मैंने लगाया है, ये एक फॉर्मूला और भी आता है, R² प्लस XL की जगह मैं लगा दूंगा ओमेगा एल, और XC की जगह लगा दूंगा 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये बेटे मेरे पास Z की वैल्यू आ गई। ओके डन, समझ में आ रहा ना कुछ? ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से कलांतर निकाल दूँ, tan फाई का मान, सही है सर, tan फाई का मान निकाल दो, XL माइनस XC अपॉन R। आप चाहो तो भैया XL और XC का मान यहाँ पर लगा सकते हो। XL बराबर ओमेगा एल और XC बराबर कितना तुम्हारे पास? 1/ओमेगा C। मजा आ रहा ना पढ़ने में? है क्वेश्चन इजी, बस यही क्वेश्चन को लेके आपको चलना है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अब कोस फाई शक्ति गुणांक आ जाता है। शक्ति गुणांक में भैया जो मेरे पास शक्ति गुणांक जो आता है ना, ध्यान देना, जो मेरे पास शक्ति गुणांक आता है, ये शक्ति गुणांक भी कभी कभी पेपर में निकालना आ जाता है आपसे, तो कुछ नहीं करना है, ये कोस फाई होता है हमारा, ठीक है, R अपॉन और परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की
प्रतिबाधा R अपॉन Z। पहचान लो कि भाई परिपथ की प्रतिबाधा कितनी है। अगर LR परिपथ है तो परिपथ की प्रतिबाधा इतनी आ जाएगी, यहाँ पे Z का मान इतना लगा दियो। अगर CR परिपथ है तो परिपथ की प्रतिबाधा इतनी आ जाएगी और यहाँ पे Z का मान लगा दियो। और अगर LCR परिपथ है तो परिपथ की प्रतिबाधा कितनी आएगी तुम्हारे पास, इतनी आ जाएगी, ये Z आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे Z का मान लगा दियो। है कितना इजी टॉपिक देखो। तो वो cos फाई बराबर R अपॉन Z होता है, ये फॉर्मूला हमेशा शक्ति गुणांक का, क्या बोलते हैं इसको हम, शक्ति गुणांक। cos फाई बराबर R अपॉन Z। ठीक है, लाइन पे फोकस करना ठीक से। चलो साहब, इस चैप्टर से और कोई न्यूमेरिकल तो नहीं रह गया, मतलब और कुछ तो फॉर्मूला नहीं बचा है जिससे न्यूमेरिकल होता हो। लेकिन मेनली बस एक फॉर्मूला ये VRMS आ गया, ठीक है, IRMS आ गया, ठीक है, पता भैया CL पर LR पर ही पता गया। ट्रांसफॉर्मर रह गया अभी भैया, ट्रांसफॉर्मर तो छूट ही रहा हमारा, ठीक है, इसको मैं कर दूँ इरेज है, ठीक है साहब। चलो, ट्रांसफॉर्मर रह रहा है, हंसता खेलता टॉपिक जिसके चांसेस पेपर में आने के ज़्यादा होते हैं, वो तो रह ही रहा भैया ट्रांसफॉर्मर अपना है भैया। पढ़ाना ट्रांसफार्मर किस काम में आता है, देखा ट्रांसफार्मर जो रास्तों पे लगे होते हैं, खंभों पे, दो खंभे और बीच में ऐसा है, वो ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, यानी कि प्रतिवर्ती वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। चलो साहब आगे देखते हैं, हम ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं हम। तो ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल या थ्योरिकल हर साल पेपर में आती है, इसलिए पूरा ट्रांसफार्मर पढ़ लेना यार, आप छोड़ना नहीं है, चैप्टर 7 में है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर फॉर्मूला मेरे पास VS अपॉन VP, VS अपॉन VP और IP अपॉन IS, IP अपॉन IS, और फिर मेरे पास VS अपॉन VP, IP अपॉन IS, ठीक है, उल्टा, और NS अपॉन NP, NS अपॉन NP, और बराबर कितना है मेरे पास R, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला आता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कुंडली दो होती है ना, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। ये प्राथमिक कुंडली का, ये द्वितीय कुंडली का वोल्टेज है, ये प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज है, ये प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, ये द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा, ये प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। P फॉर प्राइमरी एंड S फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, और P से प्राइमरी मतलब प्राथमिक, है ना ये। और R फॉर है परिरमण अनुपात ट्रांसफार्मर रेशियो, इसको आप इसके बराबर कर सकते हो, इसको आप इसके बराबर कर सकते हो, इसको आप इसके बराबर कर सकते हो, इन दोनों को बराबर कर सकते हो, इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एक चीज और है, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ठीक है, ट्रांसफार्मर की दक्षता और करवा देता हूं मैं। चलो साहब ठीक है, ट्रांसफार्मर की दक्षता मेरे पास कितनी होती है वो भी मैं चेक कर लेता हूं। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर होती है, देखो निवेशित शक्ति, कितनी शक्ति आ रही है हमारी, निवेशित शक्ति, तो निवेशित शक्ति और ऊपर रहता है मेरे पास कितना बेटे, निर्गत शक्ति, ठीक है, निर्गत शक्ति कितनी आ रही है और कितनी में से हमें कितनी मिल रही है। जितनी आ रही है वो नीचे लिखोगे, तो कितनी मिल रही है वो ऊपर लिखोगे आप। तो यह है मेरे पास ईटा, क्या बोलते हैं बेटे इसको हम, ईटा, कोई घर वाला ईटा नहीं होता, ये ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। जल्दी फटाफट से यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। तो लास्ट चैप्टर रह गया है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगें, 2 या 3 फॉर्मूले हैं, बस कवर कर लोगे उन फॉर्मूले को आराम से, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, और भैया थ्योरी छोड़नी नहीं है आपको, विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें। और ध्यान देना लाइन पे कि चैप्टर कौन सा है मेरे पास, ये 8, ठीक है, चैप्टर 8 है विद्युत चुंबकीय तरंगें। ओके, अरे ओके तो बोल दिया करो यार, तुम तो ओके भी नहीं बोलते बार। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें, देखो पहले ही फॉर्मूला ध्यान देना, आपने कहीं पढ़ा है कि यार न्यू बराबर CY लैम्डा होता है। सोच रहे होगे यार ये न्यू क्या चीज़ है, अरे आइए बताता हूँ, सब्र तो रखो। जहाँ न्यू जो है ना, न्यू ये होती है प्रकाश की आवृत्ति। न्यू क्या है बेटे, प्रकाश की आवृत्ति, याद कर लो ठीक से। न्यू क्या, न्यू इसको बोला था न्यू, क्या नाम है इसका, न्यू। न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति, और C क्या है, प्रकाश की चाल। C क्या है, प्रकाश की चाल। अबे फोकस करो लाइन पे भाई, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ओके, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा लैम्डा क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। और लैम्डा होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, इसका बेटे तरंग का तरंगदैर्घ्य या प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, कुछ भी बोल सकते हो आप। तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, क्या होती है, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है। तो न्यू बराबर C/λ एक फॉर्मूला हो गया, और सेकंड फॉर्मूला जो लोगे ना आप, वो फॉर्मूला था E0/B0 बराबर C। ध्यान देना, बस इन्हीं 2 फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हैं। जहां E0 क्या है, यहाँ पे चेक करते हैं। जहां E0 जो है ना मेरे पास बेटे, वो है वैद्युत क्षेत्र का आयाम। वैद्युत क्षेत्र का आयाम जानते हो ना, शिखर मान, टॉप वैल्यू, ठीक है। इससे ज्यादा आयाम यानी कि इससे ज्यादा वैल्यू उसकी होगी नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। E0 बराबर वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी कि शिखर मान।
का आयाम। ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो। बी नोट क्या है मेरे पास? बी नोट है भैया मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। ठीक है, अरे सर ठीक है, कितनी जल्दी जल्दी करवा रहे हो आप, ये तो हो गया मेरे पास, बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। 3 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले हो गए, न्यू बराबर सी वाई लैम्डा, ई नोट बटा बी नोट बराबर सी। तो इससे कोई फॉर्मूला पेपर में पूछा नहीं जाता, यानी कि इससे कोई न्यूमेरिकल पेपर में पूछा नहीं आता। चैप्टर से अधिकांश जो है थ्योरी आती है इस चैप्टर में, थ्योरी पढ़ लेना आप इस चैप्टर की, बड़ी ज़रूरी है। न्यूमेरिकल तो ना के बराबर पूछता है इस चैप्टर का, पूछ भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल आगा, बढ़िया करके फॉर्मूला याद करो, इसी पर आएगा न्यूमेरिकल। जब भी आगा न्यूमेरिकल आधारित इसी फॉर्मूले पर आगा, इसके अलावा हट के इससे कुछ पूछा नहीं जाता है ना। तो अब सारे के सारे चैप्टर के हमने फॉर्मूले देख लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले देखे, और इन फॉर्मूले को आप बढ़िया करके तैयार करो, स्टडी करो, याद करो, क्योंकि इन फॉर्मूलों से आने वाले हैं न्यूमेरिकल आपके। ठीक है, अब ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।